हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपकी क्लास रियल एनालिसिस की सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या है, सीक्वेंस को स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, आपने सीक्वेंस में क्या पढ़ा है अब तक। सबसे पहले कि सीक्वेंस होती क्या है। एक्चुअली में सीक्वेंस कुछ नहीं है, एक तरीके का फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। और कोडोमेन अगर उसका आर हो गया तो वो रियल सीक्वेंस कहलाएगी। और आपका कोडोमेन अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेट हो गया तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ी थी, बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ी थी। बाउंडेड सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें सीक्वेंस का हर एलिमेंट जो है एक तरीके से किन्हीं दो कांस्टेंट के बीच में ही लाई करे। जैसे आप कहने लगो -1 की पावर n, जैसे मैंने इस तरीके की कोई सीक्वेंस ले ली, -1 की पावर n। अगर आप ये सीक्वेंस लोगे तो इस सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस तरीके के होंगे, उसके एलिमेंट्स होंगे -1। आप n की वैल्यू, क्योंकि क्या होता है, सीक्वेंस क्या होती है, जिसका जो डोमेन है, डोमेन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कोडोमेन क्या लोगे, आप आर लोगे। तो इस तरीके की जो भी सीक्वेंस होगी, जो बनेगी, वो क्या कहलाएगी, रियल सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, सीक्वेंस का आप देख रहे हैं फंक्शन है, लेकिन फंक्शन में भी क्या होता है, आपका जो डोमेन है वो फिक्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो इसकी जब आपने एन की वैल्यू रखी तो आपकी एन की वैल्यू 1 रखी, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट्स आते हैं, है ना, वो 1 2 3 4 इस तरीके से इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आपने एन की वैल्यू रखी एन की तो -1 आ गया, एन की वैल्यू 2 रखी तो 1, फिर एन की वैल्यू 3 रखी तो -1। इस तरीके के आपके एलिमेंट्स आएंगे। आपसे क्या मैं कह रही हूँ कि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। क्यों है बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस का क्या मीनिंग होता है कि ऐसे दो कांस्टेंट मिल जाएं कि जो एस एन होगा, जो एस एन सिक्वेंस होगी, है ना, उसके जो एलिमेंट होंगे वो उन्हीं के बीच में लाई करें। अगर मैं -1 ले लूं, है ना, 0 भी ले लूं, -0 नहीं सॉरी, अगर मैं -2 ले लूं या माइनस का 1.5 ले लूं, कुछ भी ले लूं, मुझे के क्या मिल गया, यहाँ पे के इक्वल टू मिल गया मुझे -1। तो आप क्या देख रहे हो, जो सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट है ना, जो सीक्वेंस का एलिमेंट है वो क्या है, और के की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1 ले ली, है ना। तो जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स होंगे वो -1 और 1 के बीच में लाई करेंगे। मतलब आपको ऐसे दो फिक्स क्या मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाए, जिसकी वजह से क्या है, आपकी सीक्वेंस के एलिमेंट उन्हीं के बीच में लाई, मतलब उसी के बीच में हो बाउंड। जैसे कि आपका कमरा होता है ना, उसकी बाउंड्री है तो वो बाउंडेड है। ठीक है, आपका आप किसी भी आपका गांव ले लो, वो भी एक तरीके से किसी रीजन में वो बाउंडेड है। ठीक है, उसके बाद फिर जंगल शुरू हो जाते हैं, दूसरा गांव शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी बाउंडेशन है। भारत, आप अपना पूरा इंडिया देख सकते हैं, उसकी भी बाउंडेशन है, पूरा उसका नक्शा बनाया गया है जिस तरीके से, जहां जहां हमारा एरिया है। ठीक है, तो बाउंड हो रहा है, उसकी बाउंड्री है। तो आप क्या देखेंगे, जो ये सीक्वेंस है इसकी बाउंड्री क्या है, ये माइनस और 1, इसके एलिमेंट ना तो -1 से छोटे हो सकते हैं ना 1 से बड़े हो सकते हैं सीक्वेंस के एलिमेंट। तो क्या हो गया, ये सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड होगी। आप एक सीक्वेंस ले सकते हो -1 की पावर n, 2n ले सकते हो, 2n लोगे, बताओ ये बाउंडेड है कि नहीं है। तो आप इसके अगर एलिमेंट देखेंगे तो इसके एलिमेंट किस तरीके के मिलेंगे आपको, n की वैल्यू 1 रखी, अगर n की वैल्यू आपने 1 रखी, ठीक है, तो आपको क्या मिला, -2 मिला। अगर आपने n की वैल्यू 2 रखी तो 2 की पावर 2 मिला। आपने n की वैल्यू 3 रखी तो आपको -2 की पावर 3 मिला। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसे कांस्टेंट हैं जिससे आप इस सीक्वेंस को बाउंड कर सको। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग क्या, कि आपके अकॉर्डिंग भी कोई ऐसे कांस्टेंट नहीं हो सकते जो इस सीक्वेंस को बाउंड कर सके, उन मतलब इसकी बाउंड्री हो सके। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मैं इसकी बाउंड्री जो स्मॉल के है, जो लोअर बाउंड है ना, जो लोअर बाउंड है, मैं कहने लगूं कि मैं आपका लेती हूँ 16 ले लेती हूँ, है ना, -16 ले लेती हूँ, तो क्या 16 के बीच में बाउंड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगला एलिमेंट ये कितनी वैल्यू आ गई, ये -8 हो गया, फिर 2 की पावर 4 होगा, फिर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो 2 की पावर 5 है, माइनस का 2 की पावर 5 होगा तो 32 वैल्यू जाएगी, -32। ठीक है,
तो ये -16 इसका बाउंड नहीं हुआ। तो आप कुछ भी बाउंड ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, तब भी क्या मिलेंगे, उससे बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे। इसलिए जो ये आपकी सीक्वेंस है ना ये लोअर बाउंडेड है ना ये अपर बाउंडेड है। ठीक है, इसमें इस तरीके का कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं मिल रहा, ना लोअर मिल रहा ना अपर मिल रहा इस सीक्वेंस के लिए। तो ये क्या है, आपकी अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, अनबाउंडेड सीक्वेंस। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है ना। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए हमने नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी, हाँ, जिससे हम इजीली बता सकें। क्या थी कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट इफ इट हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। अगर कोई सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड है ना, मतलब कि उसके बाउंड मिल रहे हैं, लोअर बाउंड भी मिल रहा है, अपर बाउंड भी मिल रहा है। अगर वो बाउंडेड है और उसका यूनिक लिमिट पॉइंट है, सिर्फ लिमिट पॉइंट क्या है, उसका वन है, मतलब वन ये वाला वन नहीं, मतलब यूनिक पॉइंट एक ही मिलना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आपको 2 यूनिक पॉइंट मिल गए, 4 मिल गए, 5 मिल गए, बाउंडेड हो गई लेकिन उसके लिमिट पॉइंट क्या है, एक से ज्यादा है ना, मोर देन वन है। तो आप क्या कहोगे, वो सीक्वेंस क्या है, आपकी नॉन कन्वर्जेंट है, वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं बची आपकी। जैसे मैंने आपसे कहा लिमिट पॉइंट का आपको पता है कि भी किसी भी पॉइंट को आप किसी सेट का या किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कब कहते हैं, जब उसका प्रत्येक नेबरहुड, अगर उस पॉइंट का प्रत्येक नेबरहुड, एवरी नेबरहुड क्या करे, उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करे, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम लिमिट पॉइंट कहेंगे सीक्वेंस का। ठीक है, तो जैसे आपके पास क्या है, ये सीक्वेंस थी, अभी मैंने ली थी आपके लिए -1 की पावर n। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस थी, आपने बता दिया ये क्या है, बाउंडेड है। इस सीक्वेंस के जो एलिमेंट हैं वो -1 से बड़े होंगे या बराबर होंगे, और क्या होगा, 1 के बराबर होंगे या छोटे होंगे। मैं 1 के प्लेस पे 2 भी लिख सकती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो सिर्फ बाउंड लेने हैं, है ना। तो अगर आप बाउंड लोगे तो -2 और 2 के बीच में Sn के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि Sn के एलिमेंट कितना है, -1 है और कितना है, 1 है। 1 -1 2 से छोटे होते हैं और -2 से बड़े होते हैं। तो आपकी जो ये सीक्वेंस है, ये गिवन सीक्वेंस क्या होगी, ये गिवन सीक्वेंस क्या होगी, आपकी सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड हो गई। ठीक है, आपको कन्वर्जेंट दिखाना है, बाउंडेड होगी। अब कन्वर्जेंट दिखाने के लिए बाउंडेडनेस होनी चाहिए, मतलब कि वो सीक्वेंस बाउंडेड होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट क्या होना चाहिए, उसका यूनिक होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपसे वैसे निकालना, डेफिनेशन से निकालना नहीं आ रहा, तो आप ये देख लो, अगर रिपीट कर रहे हैं एलिमेंट, आपने इस सीक्वेंस को खोला Sn को, है ना, तो इसके एलिमेंट आए -1 1 -1 1 -1, इस तरीके से आए। रिपीट में तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो एलिमेंट क्या होते हैं, उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट होते हैं। तो कौन कौन हो रहा है रिपीट, 1 और -1। तो इसके लिमिट पॉइंट कितने हो गए, इसके लिमिट पॉइंट हो गए 2। कितना, एक -1 और एक 1। आपको कन्वर्जेंट होने के लिए क्या चाहिए था, आपको यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए था, कि वो सीक्वेंस सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट रखे, लेकिन ये 2 लिमिट पॉइंट रख रही है, एक -1 रख रही है, एक 1 रख रही है। तो यहां से क्या हुआ, क्या हो गया, बाउंडेड तो हो गई लेकिन यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, इसलिए सीक्वेंस जो है, ये वाली सीक्वेंस जो है, ये क्या हो गई आपकी, नॉन कन्वर्जेंट हो गई, नॉन कन्वर्जेंट। ठीक है, आपको निकालना आ गया होगा। अगर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से देखें, आप -1 को इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कह रहे हो, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कह रहे हो, तो -1 का प्रत्येक नेबरहुड, मैंने प्रत्येक नेबरहुड क्या ले लिया बताओ, कुछ भी ले लो, है ना, मैंने यही ले लिया, क्या ले लिया, आप ये नेबरहुड में एक ओपन इंटरवल ले सकते हैं, -1 क्या ले लिया, -1 प्लस का एप्सिलॉन और एक माइनस का 1, है ना, सॉरी माइनस का 1 माइनस का एप्सिलॉन, और क्या ले लिया मैंने, -1 प्लस का एप्सिलॉन। आप एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन की वैल्यू आप 0.1 रखो या 0.2 रखो, तब भी क्या करेगा, -1 इसके अंदर कंटेन करेगा। तो -1 को आप इस सीक्वेंस का क्या कह रहे हो, लिमिट पॉइंट कह रहे हो। अगर ये वाला नेबरहुड क्या करे, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करे, -1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ देखो -1 कितने टाइम्स आ रहा है, -1 -1 -1, और आगे आगे जैसे जैसे n की वैल्यू आप रखते रहोगे, आपका -1 रिपीट होता रहेगा। तो आपके क्या हो गए, इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स कौन सी, -1 जो इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है ना, वो क्या हो गया, इस ओपन इंटरवल के, इसके नेबरहुड के, -1 के नेबरहुड
नेबरहुड के अंदर कंटेन हो गया, इसलिए आपका -1 क्या हो गया, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया। इसी तरीके से आप 1 को दिखाओगे, 1 का कोई भी नेबरहुड ले लो, है ना, 1 का नेबरहुड आपने क्या लिया, 1 - एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन, ठीक है, आपने वो लिया, 1 उसके अंदर कंटेन कर रहा है। अब इसमें 1 कितने टाइम्स आ रहा है सीक्वेंस में, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। भले से 1 को छोड़ के इस इंटरवल में भी, है ना, इस इंटरवल में भी -1 को छोड़ के इस सीक्वेंस का और कोई लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा, लेकिन -1 तो इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स तो है ना, 1 क्या है, -1 क्या, इनफाइनाइट टर्म्स है ना, एक 1 -1 ये रहा, एक -1 ये रहा, एक -1 ये रहा, आगे इस तरीके से, तो इनफाइनाइट टर्म्स हो गई। तो जो इनफाइनाइट टर्म्स है सीक्वेंस की, इसके अंदर कंटेन होगी। इसी तरीके से आपके 1 के नेबरहुड के अंदर कंटेन करेगी, कौन करेगा, 1 इनफाइनाइट टाइम्स कंटेन कर जाएगा, है ना, क्योंकि 1 कंटेन कर रहा है, तो 1 इसमें इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है 1 की, इनफाइनाइट टर्म्स है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती रहेगी, आपका 1 जो आएगा वो रिपीट होता रहेगा, है ना, जब रिपीट होगा तो ये वो इसकी टर्म हो जाएगी सीक्वेंस की, तो वो जो सारी टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू 1 है, वो सब किसके अंदर होगी, उसके नेबरहुड के अंदर होगी, ठीक है। चलो आगे चलते, समझ में आ गया कन्वर्जेंट का। अब ये बताओ, आपने कन्वर्जेंट के लिए क्या दिखाया, आपने दिखाया बाउंडेडनेस होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, ठीक। अगर वो नॉन कन्वर्जेंट हो जाए तो आपके पास क्या केस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ, बाउंडेड हो गया तो आपको यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, नॉन कन्वर्जेंट हो गया। फिर दूसरा केस आपको क्या मिलेगा कि वो क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए, है ना, अनबाउंडेड में वो क्या कैसा हो सकता है, अपर भी अनबाउंडेड हो सकता है, लोअर भी अनबाउंडेड हो सकता है, या फिर इस तरीके से अनबाउंडेड हो, है ना, कि लोअर भी अनबाउंडेड है और अपर भी अनबाउंडेड है, जैसे -1 की पावर n × n कर दो। चलो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आपका प्रॉपर ये सीक्वेंस आपका टॉपिक है, मैं बता चुकी हूँ और हम इतना डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका अब आज की क्लास का टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने के लिए आपको क्या हुआ, वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी तो आप किस वजह से कन्वर्जेंट नहीं होगी, या तो वो क्या रही होगी, अनबाउंडेड रही होगी, या फिर वो क्या रही होगी, उसमें एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट रहे होंगे, तभी तो वो नॉन कन्वर्जेंट होगी। तो मैंने माना, पहला केस हमने लिया कि वो क्या हो गया, सीक्वेंस तो बाउंडेड थी, जब सीक्वेंस बाउंडेड थी, है ना, जब सीक्वेंस बाउंडेड थी तो नॉन कन्वर्जेंट किसकी वजह से हुई, मैंने बताया कि जो कन्वर्जेंट होगा, है ना, जो कन्वर्जेंट है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, बाउंडेडनेस के, बाउंडेडनेस होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि, और दूसरा क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है। अगर मैं लिख दूं आपको, जैसे कि मैंने 4 लिखा, 4 कब किसके बराबर होगा, या तो 1 + 3 के बराबर होगा, ये 4 कब बराबर होगा, 2 + 2 के बराबर होगा, या फिर क्या होगा आपका, कितना होगा, बस यही 2 केस बनते हैं, या 1 + 1 + 1 + के बराबर, इस तरीके से 4 टाइम्स लिख लो, इस तरीके से होगा। तो आपका अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है, अगर ये कन्वर्जेंट की प्रॉपर्टी फेल कर रहा है ना, अगर ये नहीं है तो क्या रहा होगा, या तो ये टर्म नहीं रही होगी, या फिर वो बाउंडेडनेस ना रहा होगा, या फिर वो क्या ना रहा होगा, उसमें यूनिक लिमिट पॉइंट ना रहा होगा। अब वो बाउंडेडनेस हो गया, नॉन कन्वर्जेंट है, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसके अंदर यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो हमारा केस यही होता है कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है और वो नॉन कन्वर्जेंट है, तो इसका मीनिंग क्या है, उसमें एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है। जैसे आपने इसमें देखो, ए बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज, जो कन्वर्ज नहीं कर रही है, एंड हैज एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट, तो वो क्या कर रही है, एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट रख रही है, इज सेड टू ओसिलेट फाइनाइटली, उसका नाम दूसरा नाम भी दिया गया है ओसिलेट फाइनाइटली, है ना, मतलब ओसिलेट कर रही है। जैसे आपको एग्जांपल में देके बताती हूँ, -1 की पावर n ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि वो बाउंडेड है ना, तो आपने ये सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, इसकी टर्म्स क्या आ गई, -1 1 -1 1, ठीक है, इस तरीके की टर्म आ गई, बाउंडेड है, -1 और 1 के बीच में इसका एवरी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है, n बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया है, तो ये बाउंडेड हो गई, है ना, ये बाउंडेड हो गई, ठीक। अब इसका लिमिट पॉइंट की बात करें तो इसमें लिमिट पॉइंट कितने हो गए, मैं लिमिट पॉइंट के लिए करूंगी एलपी, एलपी मतलब कितने हो गए, लिमिट पॉइंट कितने हो गए आपके, इसका हो गया -1 और 1, कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए था, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए था, इसलिए सीक्वेंस क्या होगी आपकी, नॉन कन्वर्जेंट होगी, बाउंडेड थी लेकिन लिमिट पॉइंट क्या थे, इसमें 2 थे।
कुछ सीक्वेंस ऐसी भी होंगी जिसमें लिमिट पॉइंट 3 होंगे, कुछ ऐसी होंगी जिसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यूनिक नहीं मिला तो आप क्या कहोगे उसे, वो सीक्वेंस कैसी है, नॉन कन्वर्जेंट है। ठीक, आपको समझ में आएगी। अगर बाउंडेडनेस है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है बट नॉन कन्वर्जेंट है, तो आप तुरंत दिमाग लगा लेना उसमें क्या रहा होगा, उसमें एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट रहे होंगे, या एटलीस्ट 2 तो रहे ही होंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है ना। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए हमारे पास कई केस हो सकते हैं। ठीक है, वो उसमें वो यूनिक लिमिट पॉइंट रख सकती है, बट क्या है वो आपकी बिलो अनबाउंडेड है, कभी हो सकता है अपर अनबाउंडेड है, लेकिन बाउंडेडनेस कन्वर्जेंट के लिए होना जरूरी है। ठीक है, या फिर हो सकता है दोनों तरफ से ही अनबाउंडेड हो, ना लोअर बाउंडेड हो है ना, और ना वो अपर बाउंडेड हो, या एबव भी लिख सकते हैं उसे, एबव अनबाउंडेड हो। ठीक है, तो इसने लिखा इफ ए सीक्वेंस एसन इज अनबाउंडेड ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है कि बिलो, नीचे की साइड से, जो उसकी लोएस्ट टर्म है उधर को, है ना। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर आता है ना, तो एक क्या होता है 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं। तो लेफ्ट साइड मतलब ये वाली है ना, कि उसके एलिमेंट इस तरीके से मिल जाए, k लेस देन इक्वल। ठीक है, ये वाला, तो ये होता है आपका कौन सा होता है, बिलो लिख दो, चाहे इसे बिलो लिख दो या लेफ्ट लिख दो। ठीक है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, below then b say that minus infinitive is the limit point of the sequence। तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव उसका अगर वो क्या है, बिलो अनबाउंडेड है ना। बिलो अनबाउंडेड का क्या मीनिंग है कि, चलो कोई ऐसा एग्जांपल बताओ, मैं बता देती हूँ। चलो, जैसे आपके पास क्या है, आपके पास है माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास सिक्वेंस है, माइनस का n स्क्वायर। जब आप इसकी टर्म निकालोगे तो इसकी टर्म्स कैसी आएंगी, माइनस का 1, माइनस का 2 स्क्वायर, माइनस का 3 स्क्वायर, माइनस का 4 स्क्वायर, है ना, माइनस का 5 स्क्वायर, इस तरीके से इसकी टर्म आ गई। अब ये बताओ किधर को बढ़ रही है, -1 आ गई पहली वैल्यू, दूसरी कितनी आएगी -4, फिर कितनी आएगी -9, -16, -25, -36, इस तरीके आएगा -49, है। इस तरीके से किधर को बढ़ रही है, माइनस की तरफ को बढ़ रही है। तो क्या आप इसे बाउंड कर सकते हैं, अगर जैसे समुद्र है ना, समुद्र को बाउंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्या ये भी समुद्री मान लो, ये किधर को जा रहा है, माइनस की तरफ को, एक तरीके से जैसे कहते हैं ना नीचे को ढलान हो रहा है उसका। ठीक है, तो ये नीचे को माइनस की टर्म की तरफ को घटती जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, क्या आप कोई ऐसा कांस्टेंट के बता सकते हो, क्या आप बिलो का कोई कांस्टेंट ऐसा बता सकते हो कि सीक्वेंस का आप इस तरीके से लिख सकते हो, के लेस देन इक्वल कोई भी कांस्टेंट, इस तरीके से इस एसएन को लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि अगर यहाँ आपने 1 लाख भी लिख दिया है ना, माइनस का 1 लाख लिख दिया के प्लेस पे, लेकिन एसएन में तो वो टर्म्स भी हैं जो 1 लाख से बड़ी हैं, -1 लाख से बड़ी हैं, है ना। जैसे माइनस का 1 लाख 1 हो गया, माइनस का 1 लाख की भी पावर 2 आ गई, है ना, -1 लाख की भी पावर 3 आ गई। तो आप कोई सा भी कॉन्स्टेंट यहाँ पे लोगे, है ना, आपको ऐसा नंबर उससे अगला वाला ही नंबर क्या मिल जाएगा, जो सीक्वेंस का है वो उसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ एसएन क्या होगा, किसी कॉन्स्टेंट एन से छोटा नहीं मिल सकता। ठीक है, आप कोई सा भी ले लो, आप 10 लाख भी ले लो, आप के की वैल्यू माइनस के 10 लाख भी ले लो, 20 लाख भी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आपको क्या मिलेगा, ये सीरीज क्या हो रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ को बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी लिमिट पॉइंट, है ना। इसकी क्या लिमिट हो सकती है सीक्वेंस की, मैंने कल भी बताया था, इस सीक्वेंस की क्या लिमिट हो सकती है, ये कहाँ तक जा सकती है, एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पर सिर्फ वहीं तक तो जा सकती है, उससे आगे क्या जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी का तो हमें ही नहीं पता क्या चीज़ है, कितनी बड़ी डिजिट है इसका यही नहीं पता, आकलन ही नहीं कर सकते। तो आपका क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, मतलब जो लिमिट पॉइंट हो गया किधर को बढ़ रही है, इसकी जो लिमिट होगी वो कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसी तरीके से ए सीक्वेंस एस एन इज अनबाउंडेड ऑन द राइट, है ना। अब कोई भी सीक्वेंस है वो क्या अनबाउंडेड है राइट की तरफ को, है ना। जैसे सीक्वेंस पॉजिटिव की तरफ, जैसे आप रियल लाइन दिखाते हो, है ना, तो रियल लाइन में आप क्या दिखाते हो, आप रियल लाइन दिखा रहे हो इधर को बढ़ती हुई होती है ना। अगर ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से तो दिखाते हो, इधर -1, ये -2, ये -3, ये -4, इसी तरफ को तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ को जा रहा है और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ को जा रहा है। तो इधर वाली साइड क्या होगी, ये राइट साइड होगी, और इधर वाली साइड क्या होगी, माइनस वाली साइड की हो जाएगी लेफ्ट साइड हो जाएगी उसकी, मेरी नहीं उसकी, रियल लाइन को जब आप किसी कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो। ठीक है,
तो इसलिए तो आप इसे तो आराम से दिखा सकते हो, एन दिखा दिया मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही देख लो, है ना। आपकी सीक्वेंस क्या है, कितनी है, एन है, ठीक है। आप एन की वैल्यू रखते जाइए, आपको क्या मिलेगी, 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से किधर को जा रही है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है आपकी सीक्वेंस की वैल्यू भी, जो टर्म्स हैं, जो नेक्स्ट टर्म आएगी, है ना, वो क्या है, वो भी बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं पूछूं लोअर बाउंड इसका, तो इसका लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, 1। आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 लेस देन इक्वल एस एन, है ना। लेकिन आप इधर का नहीं बता सकते कि कोई सी टर्म अगर आप बता दो, है ना। यहाँ पे मैं माइनस एन भी ले सकती थी, एन स्क्वायर के प्लेस पे, एस एन इक्वल टू माइनस एन भी ले सकती थी, माइनस एन लेते तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इस तरीके से आता, ठीक है। तो आप इसका क्या है, अपर बाउंड नहीं बता सकते, मतलब कि अपर वैल्यू नहीं बता सकते एस एन की, जिससे क्या हो जाए, एस एन के एलिमेंट क्या हो, उस अपर बाउंड से छोटे हों, ठीक है। अगर आपने अपर बाउंड क्या ले लिया, 1000 ले लिया, ठीक है। लेकिन इस सीक्वेंस में जब आप n की वैल्यू क्या रखोगे, 1001 रखोगे, तो यहाँ पे 1001 भी होगा, 1002 भी होगा, 1003 भी होगा। तो हम इस सीक्वेंस को ऊपर की साइड से, है ना, जिधर को आपकी सीक्वेंस बढ़ रही है उधर से बाउंड नहीं कर पाएंगे। जब बाउंड नहीं कर पाएंगे, लोअर से तो हमने बाउंड कर दी, है ना, अपर से बाउंड नहीं करी, है ना, बाउंड नहीं हो रही है। बाउंड तो तब करते जब होती, लेकिन ये आप ऊपर की तरफ से बाउंड नहीं हो रही है, तो ये कैसी होगी आपकी, अपर अनबाउंडेड कह दो या एबव अनबाउंडेड कह दो, है ना, वो आप पे डिपेंड करता, या राइट अनबाउंडेड सीक्वेंस कह दो, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है आपका, ए अनबाउंडेड सीक्वेंस इज सेड टू बी ओसिलेट फाइनाइटली इनफाइनाइटली। आपने अभी क्या प्रूव किया था, मतलब इससे पहले आपने डिस्कस क्या किया था, ओसिलेट फाइनाइटली करा था, है ना, जब आपकी सीक्वेंस बाउंडेड हो, ठीक है। ठीक, वो क्या होता था, ओसिलेट करना, है ना, ओसिलेट कर रहा है, ठीक, मतलब आपको फिक्स ही नहीं मिल रहा है। जैसे आपने -1 की पावर n लिया था, लिमिट का क्या मीनिंग होता है कि वो उसकी लिमिट कहाँ तक है, आप क्या बताओगे, उसकी वैल्यू कभी -1 हो रही है, कभी 1 हो रही है, कभी -1 हो रही है ना, कभी 1 हो रही है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये किधर को -1 की तरफ को जा रही है कि +1 की तरफ को जा रही है, आप डाउट में है ना। तो ये क्या हो रही है, ओसिलेट कर रही है। ओसिलेट फाइनाइट इसलिए कहा क्योंकि जो वैल्यूज है ये फाइनाइट है ना, -1 भी फाइनाइट है और 1 भी फाइनाइट है, बाउंडेड सीक्वेंस है। लेकिन ओसिलेट इनफाइनाइटली का क्या मीनिंग है कि वो क्या है, अनबाउंडेड है दोनों तरफ से, लेकिन ओसिलेट कर रही है, ठीक है। आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी, वैसे इधर अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरे इधर को ड्रॉ कर दिया, अगर ये आपकी रियल लाइन है, तो ये क्या हो गया, राइट लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपने हिसाब से देखूं तो मेरा ये है, तो क्या हो गया है ना, इस तरीके से है। तो क्या, ओसिलेट इनफाइनाइटली इफ इट डाइवर्जेस नाइदर टू प्लस इन्फिनिटी, ना तो वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ को डाइवर्स कर रही है, नोर टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब आप कह नहीं सकते कि वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ को डाइवर्स कर रही है। डाइवर्स का मीनिंग क्या, अगर वो कन्वर्ज ना कर रही हो तो आप उसे डाइवर्स कहोगे। अनबाउंडेड कह दिया उसने, तो अनबाउंडेड कहने पे वो डाइवर्स तो हो गई, ठीक है, डाइवर्ज होगी। ऐसे आपने कि रूट डाइवर्ज हो गया, है ना, डाइवर्जेंट करा दिया उन्होंने, जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, और आपका जिस रोड से आप जाते हो, है ना, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कहना रूट डाइवर्स है ना, तो वो अलग को हो गया, है ना, उधर को कहीं को खेतों वेतों में होके फिर आपको आना पड़ा है, दूसरा रूट आपको अपनाना पड़ा, ठीक है। तो वही चीज है कि जो सीक्वेंस है जहां उसे जाना चाहिए तो वो वहां पे नहीं जा रही है, ठीक। डाइवर्स का तो वही है, कन्वर्ज का मतलब वो सीधे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपना पहुंच गया अपने मंजिल पे। जैसे आपका लक्ष्य क्या है, आपका जो पाना एलटी ग्रेड में, टीजीटी पीजीटी में टीचिंग का, है ना, तो आपका एकदम कन्वर्ज है ना, रूट आपका कन्वर्ज है कि आपको वहां पे, आपका फोकस है कि आपको वहां पे जाना है, वहां पे आपको रैंक इतनी अच्छी लेके आनी है कि आपको वहीं पे सिलेक्शन मिलेगा, है ना। लेकिन डाइवर्स जब आप, मन आपका वो होने लगता है कि नहीं यार पढ़ाई नहीं करते हैं, इस वीडियो से देखने से अच्छा है कि मैं मूवी देख लूँ, इतना टाइम मैं वहाँ पे वेस्ट कर दूँ, इतना वो कर दूँ, इस नौकरी से क्या होगा, मरना तो सभी को है ना, क्योंकि मरना सभी को है, फिर नौकरी करके क्या फायदा, इतनी मेहनत करके क्या फायदा, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो वो आपका रूट, जो आपका एक जॉब पाने का लक्ष्य था, वो आपका डाइवर्स हो रहा है ना। तो आपको डाइवर्स नहीं करना है, क्योंकि डाइवर्स सीक्वेंस किसी फायदे की नहीं होगी, या सीरीज कोई भी, क्योंकि आपको फिक्स वैल्यू ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ओसिलेट इनफाइनाइट आप क्या है, वो अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब डाइवर्स है, लेकिन वो किधर को डाइवर्स हो रही है ना, जैसे आपका इधर था, ऊपर वाली सीक्वेंस थी वो क्या था, अनबाउंडेड एबव था, डाइवर अनबाउंडेड थी,
क्या हो गया, डाइवर्स होगी, कन्वर्स तो हुई नहीं। जब वो डाइवर्स होगी तो कहीं को तो डाइवर्स होगी, है ना। तो आपको जब अनबाउंडेड एबव था तो वो प्लस इन्फिनिटिव की तरफ को डाइवर्स हो गई, ठीक है। जब आपकी सीक्वेंस क्या था, अनबाउंडेड थी, लेकिन क्या था, किधर से अनबाउंडेड थी, लोअर अनबाउंडेड थी, तो आपकी सीक्वेंस किधर को डाइवर्स होगी, किधर को डाइवर्स हुई, प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटिव की तरफ डाइवर्स हुई। माइनस एन या माइनस का एन स्क्वायर किधर को डाइवर्स हो रहा है, माइनस इन्फिनिटिव की तरफ को, है ना। जो आपकी क्या है, अनबाउंडेड एबव है, वो किधर को डाइवर्स होती है, वो आपकी प्लस इन्फिनिटिव की तरफ को डाइवर्स हो रही है, ठीक है। और ये आपकी किधर को हो रही है, माइनस इन्फिनिटिव की तरफ को हो रही है। लेकिन ओसिलेट इनफाइनाइटली में क्या है, सीक्वेंस तो आपके अनबाउंडेड है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है ना। आपको दो रूट मिल गए, आपका रूट जहां से आप जाते हो, आपको दो रूट दे रखे हैं, है ना। एक इधर को भी जाना है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, है ना। लेकिन आप तब भी अपनी मंजिल तक, है ना। अगर आप इधर को जाओगे तो आप कहाँ बताऊं अब मैं आपको, एक तरफ आपका पाकिस्तान हो गया, एक तरफ आपका चाइना हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको, चाइना भी वैसे उसी से लगा हुआ है, या नेपाल कह दो, है ना, बांग्लादेश कह दो, चलो, है ना। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का अपोजिट है, तो आप अगर पाकिस्तान की तरफ को डाइवर्स होगे तब भी इन्फिनिटिव की तरफ को जाओगे, तब भी कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। बांग्लादेश की तरफ को भी डाइवर्स होगे तब भी कुछ नहीं मिलने वाला, है। तो आपका क्या है, ओसिलेट कर रहा है ना, ओसिलेट कर रहा है कि कभी वो प्लस इन्फिनिटिव की तरफ को, कब माइनस इन्फिनिटिव को, इस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके की सीक्वेंस अगर मैं एग्जांपल से देके बताऊं आपको, तो किस तरीके की हो सकती है, एस एन ले लिया मैंने, -1 की पावर n, और मैं यहाँ n ले सकती हूँ, ठीक है, -n ले लूंगी। तो मेरी सीक्वेंस कैसी बनेगी, जब मैंने n की वैल्यू रखी तो मेरी -1 आई, जब मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो मेरी वैल्यू 2 आई, जब मैंने n की वैल्यू 3 रखी तो मेरी कितनी आई, -3 आई, जब मैंने n की वैल्यू 4 रखी तो मेरी वैल्यू क्या आई, 4 आई, फिर -5 आई, फिर +6 आई। तो आप क्या देख रहे हो, ये सीक्वेंस बढ़ रही है, माइनस इन्फिनिटिव की तरफ को भी बढ़ रही है और प्लस इन्फिनिटिव की तरफ को भी बढ़ रही है। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या हो गए, एक तरीके से ना तो ये माइनस इन्फिनिटिव की तरफ को डाइवर्स हो रही है, ना ये प्लस इन्फिनिटिव की, तो ये ऑसिलेट कर रही है सीक्वेंस, है ना। तो इस सीक्वेंस को क्या कहोगे आप, क्योंकि अनबाउंडेड है तो इसका नाम क्या हो गया, ओसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछे ओसिलेट इनफाइनाइटली क्या होता है या ओसिलेट फाइनाइटली क्या होता है, तो जो बाउंडेड सीक्वेंस होगी और जिसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे, मतलब वो ओसिलेट कर रही है, आपको फिक्स नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बाउंडेड है तो ओसिलेट फाइनाइटली हो जाएगा, और आपकी सीक्वेंस क्या अनबाउंडेड है तो वो क्या हो जाएगा, ओसिलेट इनफाइनाइटली हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपके क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल से फिर भी देख लेते हैं। ये आपको हिंदी में दिया हुआ है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल दे रखा है ओसिलेट फाइनाइटली का। ओसिलेट फाइनाइटली, तो आपकी ये सीक्वेंस जो बनी, ये एसएन जो है, ये किस तरीके की टर्म आएगा, जब आपने एन की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस का 1 मतलब कि 0। जब आपने n की वैल्यू 2 रखी तो आपकी आ गई 2, जब आपने n की वैल्यू 3 रखी तो 0 2 0 2। इस तरीके से आपकी सीक्वेंस है। अब आप देखो एस एन बाउंडेड हो रहा है, जो एस एन की कोई भी टर्म है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 2 है, तो ये क्या हो गई, आपकी बाउंडेड सीक्वेंस हो गई, ठीक, बाउंडेड सीक्वेंस होगी। लेकिन इसके जो लिमिट पॉइंट हैं, लिमिट पॉइंट कितने हो गए इसके, है ना, लिमिट पॉइंट कितने हैं इसके, लिमिट पॉइंट्स हैं इसके 0,2, ठीक। तो कैसी हो गई ये सीक्वेंस, डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट नहीं हुई। क्यों नहीं, क्यों होगी, क्योंकि ये बाउंडेड तो है लेकिन इसका यूनिक लिमिट पॉइंट आना चाहिए था, कितने आ गए, 2 आ गए, है ना। कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए था, यूनिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, तो ये क्या होगी, आपकी नॉन कन्वर्जेंट होगी, नॉन कन्वर्जेंट, ठीक है। पहला आपका ये है। दूसरा क्या है, डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटिव। जब आप इसकी टर्म निकालोगे, एस एन निकालोगे, तो एस एन आपको कितना मिलेगा, एन की वैल्यू 1 रखी तो 1, 2 का स्क्वायर, 3 का, 1 का स्क्वायर कर दूं, चलो कभी आप लोग नाराज हो जाओ, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ा रहे हो, जैसे आप n की वैल्यू रख रहे हो, तो आपकी सीक्वेंस क्या बढ़ती हुई जा रही है, उसकी टर्म्स, जो नेक्स्ट टर्म आएगी, जो आने वाली जो टर्म होगी, वो पिछली वाली से बड़ी होती जाएगी, है ना। तो आप जैसे जैसे आपने 1000 रखा, तो आपका क्या आएगा, 1000 का स्क्वायर हो गया, 1001 का, नेक्स्ट टर्म 1001 का स्क्वायर हो गया। तो आप जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी करोगे, आपकी सीक्वेंस की जो टर्म होगी वो बड़ी होगी, और जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव करोगे तो आपकी सीक्वेंस किधर को हो जाएगी, इन्फिनिटिव की तरफ को हो जाएगी, है ना।
तो इसका जो ये क्या हो गया, लेकिन अगर मैं इसके बाउंड की बात करूं तो इसका लोअर बाउंड क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया 1, क्योंकि सीक्वेंस की कोई भी टर्म ऐसी नहीं है, सीक्वेंस की हाँ मैं लिख देती हूँ फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, ठीक है। सीक्वेंस की ऐसी भी कोई भी टर्म नहीं है जो 1 से क्या हो, या तो 1 के बराबर होगी या क्या होगी 1 से बड़ी होगी, लेकिन 1 से छोटी सीक्वेंस की कोई भी टर्म नहीं होगी। इसलिए लिख दिया मैंने Sn जो है या तो इक्वल है या 1 से बड़ी है। लेकिन आप क्या कहोगे, क्या आपको ऐसा कोई नंबर मिल सकता है, तो आप कहोगे नो, है ना, आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा जिससे कि आप कह सको कि जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो ऑलवेज या तो उसके बराबर होंगी या उससे छोटी होंगी। तो ये क्या हो गया, ये आपकी होगी अनबाउंडेड, है ना। अनबाउंडेड कैसी, अनबाउंडेड एबव अनबाउंडेड, तो आप अनबाउंडेड एबव कह दो, है ना, या राइट कह दो, ठीक है, आपके ऊपर है, या अपर कह दो, अनबाउंडेड एबव, अनबाउंडेड राइट, अनबाउंडेड अपर, ठीक। और ये किधर को बढ़ रही है, जिससे से n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे किधर को जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका लिमिट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो किधर को जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये है, ये कह रही कि डाइवर्जेस टू कहाँ को, माइनस इन्फिनिटी को। अब ये कैसे कहा उसने, आपने Sn निकाला, इसका Sn आपका कितना हो गया, n की वैल्यू 1 रखी तो आपकी टर्म कितनी आ गई, -2 आ गई। जब आपने n की वैल्यू 2 रखी तो कितना आ गया, -2 की पावर 2, नेक्स्ट वाली -2 की पावर 3, -2 की पावर 4, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जो अगली टर्म आ रही है वो उससे छोटी आ रही है माइनस में, है ना। आप लाइन खींच के बता दो, अगर ये आपका -2 है तो ये -4 है, ये माइनस का कितना हो जाएगा 8 है, ये माइनस का 16 है ना, ये माइनस का कितना हो गया 32 है, ये माइनस का 64 है। आप इधर को देख रहे हो तो जैसे जैसे n की वैल्यू आप रख रहे हो, क्योंकि आपने 32 पे n की वैल्यू क्या रखी, 5 रखी, n की वैल्यू कितनी रखी आपने 6 रखी, तो आपका ये आ गया, है ना। तो आप जैसे जैसे n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपकी सीक्वेंस किधर को चली जाएगी, इधर को डाइवर्स कर जाएगी, है ना, माइनस इन्फिनिटी की तरफ को। तो आपने कह दिया जो Sn है वो क्या है, लेस देन इक्वल है किसके, इसमें सबसे बड़ी सीक्वेंस में देखो सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, -2 है, क्योंकि माइनस का 4 आ जाएगा, फिर माइनस का 8 आ जाएगा, है ना। तो माइनस का 2 क्या हुआ आपका, सबसे बड़ी टर्म हुई। माइनस का मीनिंग क्या है, जैसे आपने किसी से उधार ले लिया, तो आप 3-4 लोग हो, एक ने -2 रुपये किसी से उधार ले रखे हैं, एक ने -4 ले रखे हैं, एक ने -8 ले रखे हैं, तो कौन सा अमीर हुआ, -2 वाला अमीर हुआ, ठीक है। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी हुई, यहाँ पे -2 बड़ी हुई। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि क्या इस सिक्वेंस की एवरी टर्म किसी नंबर से छोटी ये बराबर हो सकती है, तो आपको लेफ्ट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, है ना। जब आपकी सीरीज इधर को लेफ्ट की तरफ को बढ़ रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ को बढ़ रही है, तो आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसमें कि आप बता सको कि Sn जो सीक्वेंस है उसकी एवरी टर्म जो है उससे बड़ी होगी, ठीक। तो इसलिए ये सीक्वेंस क्या है, ये आपकी क्या है, अनबाउंडेड है। लेकिन कैसी अनबाउंडेड है, कैसी अनबाउंडेड है ये आपकी लेफ्ट अनबाउंडेड है ना। या फिर आप यहाँ लोअर लिखना चाहिए था, ऊपर एवब लिख रखा है ना, है ना। कैसा आपका लोअर अनबाउंडेड, है ना, लेफ्ट अनबाउंडेड, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये अपर का है, लोअर हो गया, और क्या कहूँ जो भी आप देख लेना, ठीक है। बिलो अनबाउंडेड कह दो, है ना, बिलो किधर को जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ को जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आपकी सीक्वेंस क्या दे रखी है, आपकी सीक्वेंस दे रखी है 1 + 1/n, ठीक है। इसकी टर्म क्या होगी, पहली n की वैल्यू आपने 1 रखी तो पहली टर्म आ गई 2, अगर आपने n की वैल्यू 2 रखी तो आपकी 1 + 1/2, 1 + 1/3, है ना, 1 + का 1/4, 1 + का 1/5, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, ये सीक्वेंस कैसी है, डिक्रीज तो हो रही है ना। लेकिन आप जैसे ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव करेंगे, आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव करेंगे तो जो 1/n है वो क्या दे देगा, 0 दे देगा, है ना। और क्या जाएगा, 0 + का 1, मतलब कि आपकी जो इस किधर को बढ़ रही है, आप खुद देख लो, आपकी पहली टर्म 2 थी, दूसरी 1 + 1/2 जो 2 से छोटी होगी, है ना। नेक्स्ट टर्म 1 + 1/2 से
अगली टर्म कौन सी आई, 1 + 1/3 आई। तो 1 + 1/3 किससे छोटी है, 1 + 1/2 से छोटी है ना। 1 + 1/4 किससे छोटी है, 1 + 1/3 से छोटी है ना। तो ये कहाँ पर, कहाँ तक है सीक्वेंस की लिमिट, इसकी लिमिट है 1 तक। इसकी लिमिट कहाँ तक है, 1 तक, जब आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव होगा। तो आप करो, आपने अगर ये लाइन खींची, ये अगर वैल्यू 2 हो गई, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1 + का 1/2 है, फिर क्या है 1 + का 1/3 है, ये 1 + का 1/4 है। तो आप देखोगे ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव तक कहाँ आ गई, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव तक 1 पर आएगी। तो इसका लिमिट पॉइंट कितना हो गया, 1 हो गया। और बाउंडेड की बात करें तो इस सिक्वेंस का जो प्रत्येक टर्म होगा Sn, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल 1 होगा और ग्रेटर देन, सॉरी, Sn जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा, लेस देन इक्वल 2 होगा। ठीक है, तो आपको इसके बाउंड भी मिल गए। आपको इसका लिमिट पॉइंट अगर बात करें, आप लिमिट निकाल दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + का 1/n, है ना। तो आपकी लिमिट आ गई 1, है ना। तो लिमिट पॉइंट कितना हो गया इसका, 1 हो गया। तो आप यहाँ से देख के क्या कह रहे हो, जो आपकी सिक्वेंस है उसकी एवरी टर्म जो है इन दोनों के बीच में बाउंड, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, 1 और 2 के बीच में, इसलिए सीक्वेंस बाउंडेड हो गई और लिमिट पॉइंट कितना है, 1 है। तो आपकी कन्वर्जेंट वाली कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इसलिए जो सीरीज दे रखी है आपको, सॉरी सीक्वेंस दे रखी है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है और इसका लिमिट पॉइंट कितना है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ अगर आप देखेंगे इसे, इसमें किस तरीके से देखो सीक्वेंस बनाई गई है। इसने पहले 1 लिया, फिर इसने 2 लिया, फिर 3 आया, फिर क्या आया 2 3 2, फिर क्या आया आपका, फिर 2 लिया, फिर 5 आया, फिर 5 के बाद 2 आया, फिर 7 आया, फिर 2 3 2 आया, है ना। यहाँ पे 2 3 2 था, फिर 2 3 2 आया, 11 के बाद फिर 2 आया, फिर 13 के बाद कितना आएगा, 2 3 2 आएगा, और फिर कितना आएगा आपका 15 आएगा। ठीक है, तो कौन कौन रिपीट कर रहा है यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट कर रहा है ना, जो रिपीट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 2 और 3 हो रहे हैं। तो लिमिट पॉइंट कितने हो गए इसके लिमिट पॉइंट सबसे पहले तो जो फाइनाइट वाले हैं, लिमिट पॉइंट कितने हो गए, 2 और 3 हो गए एक तो। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखो, ये सीक्वेंस क्या है आपका, 1 2 3 आया था, फिर 2 5 आया, फिर 7 आया, फिर 11 आया, फिर 13 आया, इसी तरीके से आगे 15 आएगा, है ना, 11 13 14, मतलब 2 2 का अंतर है, 15, फिर उसके बाद 17 आएगा। तो ये क्या है, अनबाउंडेड भी है ना। अनबाउंडेड क्यों है, यहाँ पे क्या होगा, ये अनबाउंडेड हो गई। ठीक है हाँ ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि इज अ बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बट नॉट ऑन द राइट। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ से तो बाउंड है, इसका आपको लोअर बाउंड तो मिलेगा लेकिन अपर बाउंड नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक, लेकिन इसका एक लिमिट पॉइंट आप क्या कहोगे, ये इन्फिनिटिव की तरफ को भी जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बाउंडेडनेस की बात करूं तो इसका जो बाउंडेडनेस है ना, बाउंडेडनेस के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो सीक्वेंस Sn है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 1 है, लेकिन लेस देन इक्वल आपको पता ही नहीं चल रहा, आपके पास कोई भी अपर बाउंड नहीं है ना, जिससे कि आप कह सको कि आपकी जो जो सीक्वेंस की टर्म है वो इससे छोटी हो गई इस एलिमेंट से। तो ये क्या हो गया आपकी लोअर, या कह सकते हो आप लेफ्ट बाउंडेड तो है, लेकिन क्या है आपकी राइट अनबाउंडेड है, इसलिए क्या हो गई, और एक से ज्यादा इसमें लिमिट पॉइंट हो गए। तो ये क्या हो गया आपका, आपकी ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई नॉन कन्वर्जेंट। ठीक है, अब आता है ये ओसिलेट इनफाइनाइटली का, है ना, क्योंकि आपके सारे एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। इसमें अगर आप देखोगे तो आपकी Sn की जो टर्म्स आएंगी वो कितनी आएंगी, n की वैल्यू 1 रखी तो माइनस का 1, है ना, n की वैल्यू 2 रखी तो 2, n की वैल्यू 3 रखी तो कितना आया, माइनस का 3, 4 शायद मैंने पहले भी बता दिया, 6, माइनस का 7, 8, माइनस का 9 और आपका 10, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये माइनस इन्फिनिटिव की तरफ को भी जा रही है और प्लस इन्फिनिटिव की तरफ को भी जा रही है। तो ना तो इसका आपको अपर बाउंड मिल रहा, ना इसको लोअर बाउंड मिल रहा। ठीक है, इसी भी सीक्वेंस की किसी भी टर्म को आप क्या है, ना तो आपको लोअर बाउंड है ना, और ना इसका अपर बाउंड है। ठीक है, आपको ऐसी कोई भी टर्म नहीं मिल रही, तो ये क्या होगी आपकी ओसिलेट इनफाइनाइटली होगी। ठीक है, चलें आगे,
चलो आगे चलते हैं। आपके कुछ ये रिमेंबर मतलब याद रखने हैं आपको, वो डायरेक्ट भी पूछ लेता है, इनके प्रूफ थोड़े लेंदी से हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू अगर आपसे रूट ए की पावर की या रूट एन यहाँ पे भी दे दिया है ना, आपको देती है, आपको निकालना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 2 की पावर 1/n, निकालो कितना होगा। आप पावर सीरीज पढ़ोगे, इस तरीके के डायरेक्ट फॉर्मूले ये मतलब यूज हो जाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, जहाँ ए जो है जो वैल्यू है जो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, अगर 1 होगी तब तो 1 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे n भी है तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव n की पावर 1/n अगर आप निकालो तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और ये 1 + 1 अपॉन n की पावर n है, वो किसके बराबर है, e के। आप इसका एक्सपोनेंशियल खोल लीजिए, है ना, बाइनोमियल थ्योरम से खोल लीजिएगा, उससे आपको क्या मिलेगा, ये e हमने शायद कर भी चुके हैं हम, x + 1 अपॉन x की पावर वाला x जो किया है ना, एक्सपोनेंशियल से आप इसको कर देंगे, ठीक। तो इसकी वैल्यू ये होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये दोनों है कि a की पावर 1/n लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या देता है, 1 देता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो दोनों को याद कर लेना। आगे आता है आपका अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस। अगर मतलब आपको सीक्वेंसेस पे अलजेब्रा मतलब बीजगणित लगाना, बीजगणित का क्या है, अनुक्रमों का बीजगणित, उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, सब मतलब डिवाइड करना। तो अगर आपके पास 2 सीक्वेंसेस हैं जिसकी लिमिट एक an की सीक्वेंस की लिमिट जो a है और bn जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट b है, देन लिमिट ऑफ, अगर आपने जोड़ा भी है ना, अगर लिमिट कह दो आप, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव an प्लस bn लिया तो आप अलग अलग लिख दोगे, ऐसे आप क्या लिख दोगे, लिमिट an प्लस का लिमिट bn, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a + b के बराबर हो जाएगा। अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे और उस पर लिमिट देखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तभी वो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव an माइनस का bn किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a - b के। जहाँ a और b किसकी लिमिट है, an और bn जो आपकी 2 अलग अलग सिक्वेंस दे रखी है ना, an अलग सिक्वेंस है और आपकी जो है bn वो है दूसरी सीक्वेंस है। इन दोनों की लिमिट a और b है, मतलब an किस पे कन्वर्ट हो रही है, a पे कन्वर्ट हो रही है, और bn किस पे कन्वर्ट हो रही है, वो b पे कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। an bn विद 2 सीक्वेंसेस सच दैट लिमिट an = a लिमिट bn = b, देन आपको ये मिलेगा, इन दोनों के इसके बराबर हो जाएगा। अगर आपने मल्टीप्लाई कराई, लिमिट an bn करा, तो आपको क्या होगा, इन दोनों की लिमिट अलग मिलेगी। मतलब आप सीक्वेंस की मल्टीप्लाई करा के भी देख सकते हैं, है ना। जैसे आपने -1 की पावर n 1 की पावर n की लिमिट निकालोगे तब आपको क्या मिलेगा, ठीक है। लेकिन उनकी लिमिट भी होनी चाहिए, जैसे -1 की पावर n की लिमिट एक कहाँ आएगी, 2 आएगी, ठीक है। आप डिवाइड करते हैं an/bn में, तो आपका मोस्टली ये वाले क्वेश्चन होते ही हैं कि अगर आपने डिवाइड करा तो जो नीचे वाली टर्म होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो ≠ 0 होना चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटिव वाली टर्म्स टाइप से मिलेगा, है ना। तो वो एक तरीके से उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसने वही दिया है कि लिमिट निकाली आपने an/bn, तो लिमिट an/लिमिट bn किसके बराबर हो गया, a/b के। इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड bn इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, क्योंकि एक भी अगर n के लिए वो 0 हो गया तभी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। क्योंकि कोई भी टर्म फिर अपन नीचे 0 हो जाएगा और वो इन्फिनिटी बना देगा। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, फॉर ऑल n के लिए होना चाहिए कि जो bn है और जो b है वो क्या है, वो ≠ 0 ही आने चाहिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अगर कोई लिमिट an है, किसी की लिमिट a, मतलब ऊपर ही दिया है वैसे कि आपकी सीक्वेंस की लिमिट a है, ठीक है, और an क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो जो a की वैल्यू होगी, जो आपकी लिमिट आएगी, वो भी क्या होगी, या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, ठीक। जैसे आपने कोई लिखो 1/n लिया था जैसे आपने, है ना, तो इसकी लिमिट क्या आई थी, 0 आई थी, माइनस तो नहीं आई ना, क्योंकि सारी टर्म्स अगर आप देखोगे जो an है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो जो आपको a मिला वो भी क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब 0 तो मिला, इक्वलिटी तो आ रही है ना, तो आपकी इसकी लिमिट 0 मिल गई थी, ठीक है। फिर आपका क्या, अगर आपकी 2 सीक्वेंस है और एक सीक्वेंस की टर्म दूसरी वाली सीक्वेंस की टर्म से ऑलवेज मतलब करस्पॉन्डिंग में इस तरीके से है कि a1 < b1 है ना, a2 < b2 है, ठीक, a3 < b3, अगर इस तरीके की मिल रही है तो जो उनकी लिमिट भी होगी वो भी क्या होगा, लेस देन वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको फॉलो करेंगी, ठीक है। तो ये छोटे से रिजल्ट है और ये सभी में ही काम आते हैं, ये जो
सीक्वेंस का जो बीजगणित वगैरह जो अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस है, ये ऑलमोस्ट सभी में ही इस तरीके का होता है। ठीक है, अगर आप मेजर थ्योरी या कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं तो उसमें भी सेम यही प्रॉपर्टी होती है। अब आता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच को देख के आपके मुंह में पानी आ गया होगा। और देखो ठीक है, आने वाली बात भी है, अगर अच्छा सा बनता है तो टेस्टी लगता है। तो ये सैंडविच होता है वो कैसे बनता है ना, उसमें क्या होता है, आपको 2 ब्रेड लेने होंगे और उसके बीच में आप आलू रखते हैं, तो सैंडविच इस तरीके से, तभी तो सैंडविच बनेगा, है ना। तो जो सैंडविच थ्योरम है उसमें भी क्या होगा, आपके पास 3 सीक्वेंस होंगी। ठीक है, ए बी सी। तो जब सीक्वेंस है तो ए एन बी एन सी एन 3 सीक्वेंस हैं, तो आपकी 2 जो इधर बाउंड्री पे हैं वो आपके ब्रेड हो गए, और बीच वाली जो है बी एन जो है वो आलू की तरह काम कर रही है। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर ए एन और सी एन इस तरीके से है, चलो मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, लिखा हुआ है ए एन बी एन और सी एन क्या है, 3 सीक्वेंसेज हैं सच डैट कि जो ए एन है ना, ये वाला ब्रेड, बाउंड्री वाले ब्रेड जो होते हैं, सॉरी सी एन, है ना, क्या उनके बीच में अगर एक सीक्वेंस लाई कर रही है आपके जो ये आलू है, जो भी आप खीरा वीरा जो भी आप रखोगे जो आपको अच्छा लगेगा, तो ये बी एन है ना। तो अगर ए एन और सी एन की लिमिट दोनों की सेम है ना, या आप आगे भी पढ़ेंगे तो अगर ए एन और सी एन कन्वर्ज करती हैं तो बी एन भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, जो आपके अंदर वाली है, जब आप दोनों ब्रेड को खाओगे तो आलू तो भाई मुंह में जाएंगे ही ना, जब ऐसे दबा के खाते हैं, है ना। तो आपका अगर ए एन और सी एन की लिमिट, लिमिट का मतलब है कि आप कन्वर्ट कर रही हैं, अगर ये दोनों की लिमिट क्या है, सेम एल है, तो जो लिमिट होगी, लिमिट ऑफ बी एन भी क्या होगी, आपकी एल ही होगी। ठीक है, तो वो यही बताना चाह रहा है कि अगर ए एन और सी एन के बीच में बी एन कोई सीक्वेंस है, ए एन और सी एन सीक्वेंस के बीच में अगर कोई बी एन सीक्वेंस है, तो जो लिमिट ए एन और लिमिट सी एन सेम है, तो जो लिमिट बी एन होगी वो भी क्या होगी, आपकी सेम होगी। इसे मैं एल ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये एक इन्होंने बी एन टर्म दे दी और कह रहा है कन्वर्जेस टू 0। तो अगर आपको ये बी एन दिया है तो मैं इस बी एन से एक छोटी सीक्वेंस देख सकती हूँ, क्या हो सकती है, इससे आप देखो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म इससे बड़ी है, मतलब कि 1/n+1 का स्क्वायर, है ना, क्या है, लेस देन नहीं होगा, क्या है बताओ जल्दी से, क्या है, 1/n+1 का स्क्वायर ग्रेटर देन है 1/n+2 के स्क्वायर से, और ये किससे ग्रेटर देन है, 1/n+3 के स्क्वायर से। ठीक है, तो अगर जैसे सम दिया हुआ है ना, जैसे दे रखा है 1n+1 का स्क्वायर प्लस का 1/n+2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1/n+3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस का 1/n+n का स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसके प्लेस पे क्या लिख दूं, ये वाली टर्म लिख दूं, तो जो ये पूरा सम है ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किसके, 1/n+1 के स्क्वायर प्लस 1/n+2 के स्क्वायर की जगह क्या लिखी, मैंने इसकी बड़ी टर्म लिख दी, है ना, मैंने लिख दिया जैसे आपके पास 2 इक्वल टू कितना था, 2 इक्वल टू 2 था। ठीक है, या मैं ऐसे लिखूं कि आपके पास क्या था, 4 था, 2 + 2 इस तरीके से आपने लिखा, किसके बराबर था, 3 + 1 के बराबर था। ठीक है, बराबर था। लेकिन अगर मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे लेस देन लिख सकती हूँ, अगर आप यहाँ लिख दो 4 + 1 लिख दो, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने जो ये टर्म्स हैं इसके प्लेस पे इससे बड़ी टर्म रख दी, इसके प्लेस पे भी इससे बड़ी टर्म रख दी, इसके प्लेस पे भी सारी जो टर्म्स आएंगे उनके प्लेस पे क्या रख दी, उनसे बड़ी टर्म रख दी। तो ये जो इधर वाली जो आपकी बी एन वाली टर्म है ये लेस देन हो जाएगी किससे, n+1 के स्क्वायर से प्लस के 1/n+1 के स्क्वायर से, और हम कहाँ तक रखते चले गए, n तक रखते चले गए। तो आप क्या देख रहे हो, आप सारी टर्म्स सेम है और कितनी टर्म्स तक आ रही हैं, n टर्म्स तक आ रही हैं, तो आपका कितना हो गया, n/n+1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर मैंने इसके प्लेस पे से छोटी टर्म रख दी तो इससे छोटी सीक्वेंस मिल जाएगी। तो इस वाली सीरीज में, इस वाली जो आपके सम दे रखा है, इसमें सबसे छोटी टर्म कौन सी है, ये वाली सबसे छोटी टर्म है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 1/n+1 का स्क्वायर प्लस 1/n+2 के स्क्वायर प्लस 1/n+3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 1/n+n का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल कर सकती हूँ, है ना। क्या लिख सकती हूँ, मैं पहली प्लेस पे, इसके प्लेस पे मैंने से छोटी टर्म रख दी, कौन सी रख दी, सबसे ये वाली, 1/2n लिख दो चाहे, 2n का स्क्वायर प्लस 1/2n का स्क्वायर
सारी की प्लेस पे मैंने वही रख दिया, प्लस का 1/2n का स्क्वायर। तो आपको क्या मिला, आपको n टर्म्स है, ऊपर कितना आ जाएगा n और नीचे जाएगा आपका 4n स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया 1/4n। यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया, अगर मैं n कॉमन ले लूं तो मुझे मिल गया 1/n 1 + 1/n। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, मैं बताती हूँ आपको क्या मिल रहा है। आप जो ये वाली टर्म है, क्योंकि आपने क्या देखा था, सी एन कौन सी है, बी एन से बड़ी है, आप बी एन इसे लेके चलो, है ना, ये आपकी बी एन है ना, ये मैंने क्या ले ली, इधर वाली, इसको मैंने मान लिया ये क्या किसके बराबर है, ये आपकी सी एन के बराबर है, और इसको क्या ले लिया मैंने, ए एन ले लिया। इसको एन नहीं लेंगे, मतलब कि यहां से मैंने क्या ले लिया, यहां से मैंने ले लिया ए एन। ये तो आपकी बी एन दे ही रखी है, ये तो आपकी बी एन है ही, ये तो आपकी कितनी है, बी एन ही है ना। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको मिल गया बी एन लेस देन इक्वल ए एन लेस देन इक्वल सी एन। यही तो मिला आपको यहाँ से, है ना। आप ए एन की, है ना, ठीक है, आप ए एन की और इनकी लिमिट देखो क्या होगी, बताओ क्या होगी इनकी लिमिट। अगर यहाँ से आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव सी एन करोगे, सी एन की लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी, 1/इन्फिनिटिव करोगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव ए एन करोगे, ए एन क्या है आपका, ए एन आपका ये वाली थी, है ना, यहाँ से करोगे 4n आया था, तो आपका कितना हो जाएगा, 0। ए एन और बी एन किसके बीच में लाई कर रही है, आपको क्या मिला, आपको ये मिला, आपको यही तो मिला, बी एन लेस देन इक्वल सी एन। तो आपकी बी एन की लिमिट भी क्या होगी, 0 होगी, लिमिट ऑफ बी एन। क्लियर हो गया, इस एग्जाम्पल से एक बार इसको देखना, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे आता है आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस आपका टॉपिक भी है और कन्वर्जेंट करने के लिए भी इसकी प्रॉपर्टी आप यूज करते हो। तो जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, हमने पहले क्लासेस में भी डिस्कस करा था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। तो क्या होता है, आपके पास सीक्वेंस क्या दे रखी होती है, आपके सीक्वेंस एन दे रखी होती है ना, जिसमें टर्म्स आती हैं S1 S2 S3 S4 डॉट डॉट SN+1 SN+2, आपकी मर्जी आप कहाँ तक चलें, क्योंकि n तो इन्फिनिटिव तक जाना है। ठीक है, तो जो आपका होता है ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जो आपकी सीक्वेंस है वो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप टर्म देखोगे जो इंक्रीज करेगी, तो S1 क्या होगा, S2 से छोटा होगा, या आप कह सकते हो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो पिछली वाली से बड़ी होगी, है ना, मतलब कि S2 ग्रेटर देन होगा S1 से, S3 ग्रेटर देन होगा S2 से, S4 ग्रेटर देन होगा S3 से। इस तरीके से आप क्या कहोगे, ग्रेटर देन इक्वल कह सकते हैं, है ना, क्योंकि आप इसने क्या कहा है, इंक्रीजिंग कहा है। Sn ग्रेटर देन इक्वल होगा Sn+1, सॉरी Sn-1 से, है ना, ग्रेटर देन इक्वल होगा Sn-1 से, और Sn+1 किससे ग्रेटर देन होगा, Sn से। ठीक है, मतलब क्या है, जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो पिछली वाली टर्म से या तो उसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, तो इस सीक्वेंस को क्या कहोगे आप, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहोगे। तो इसी तरीके से इसका एकदम अपोजिट क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब कि जो पहली वाली टर्म है वो क्या होगी, नेक्स्ट वाली टर्म से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, इसने वही दिया है कि जो डिक्रीजिंग है, यदि S+1 लेस देन इक्वल हो Sn के। ठीक है, जैसे मैंने सीक्वेंस लिए, एक Sn ली और क्या लिया, माइनस के n लिया। ठीक है, इसकी टर्म कैसी आई, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये टर्म्स आ रही है। तो आप मुझे बताओ कि कैसी टर्म, कैसी सीक्वेंस होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। तो आप क्या कहोगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर आपने S1 लिया वो -1 आया, S2 लिया वो -2 आया, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, S1 ग्रेटर देन इक्वल, इक्वलिटी भी लगा दो, है ना, है ना। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो S1 ग्रेटर देन कितना है, S2 है। ठीक है, इसी तरीके से S3 क्या है, S2 ग्रेटर देन है S3 से, और कितना आपका S3 ग्रेटर देन है S4 से। मतलब कि जो आपकी जो प्रीवियस टर्म है, या आप कह सकते हैं जो आपकी जो
टर्म आ गई है, जो पहली टर्म है वो आने वाले टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी, तो आप उस सीक्वेंस को क्या कहोगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहोगे। तो अगर इस तरीके की कोई सी भी कंडीशन मिल जाए, इंक्रीजिंग मिल जाए या डिक्रीजिंग मिल जाए, इट्स सेड टू बी अ मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। तो अगर आप किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिक कह रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होनी चाहिए या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये तो उसके लिए था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर आपके पास वो कहने लगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर कहने लगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो जो आपकी इक्वलिटी आ रही थी ना, ये जो इक्वल आ रहा था, जैसे ये वाला एग्जांपल था, तो ये किसके लिए था, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का एग्जांपल था। या फिर मैं आपके लिए सिक्वेंस ले लूँ एस एन इक्वल टू एन ले लूँ, है ना, तो उसकी टर्म क्या है, इंक्रीज कर रही है, तो वो कैसी होगी, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गई। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल लिया एस एन इक्वल टू क्या ले लिया, एन ले लिया। ठीक है, तो आपको मिल गया 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो आप क्या कह रहे हो, S1 लेस देन S2, S2 लेस देन S3, है ना, S3 लेस देन S4 इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये होगी आपकी मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली। ठीक है, कैसी होगी, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज। ठीक है, ये कैसी होगी आपकी, ये होगी आपकी स्ट्रिक्टली कैसी होगी आपकी, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कैसी होगी, डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसका रिजल्ट हालांकि मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था लेकिन नहीं लिख पाई मैं। अगर कोई आपकी सीक्वेंस क्या हो, मोनोटोनिक है, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है, बाउंडेड है ना, अगर कोई बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है ना। तो क्या कहोगे आप, सीक्वेंस है कोई, सीक्वेंस है, कैसी है, मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है, प्लस कैसी है, बाउंडेड है, बाउंडेड है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड है, तो वो इंप्लाई करेगी किसे, कन्वर्जेंट को। अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी फेल होगी तब उसकी कन्वर्जेंट पे कोई कुछ ही मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे आपको ये एस एन दे रखा है, अब आपको बताना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आपका क्या मतलब होता है कि अगर आपको एस एन प्लस वन माइनस एस एन करो, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल जीरो आ जाए, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मोनोटोनिक, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगी। अगर s प्लस वन एस एन लेस देन इक्वल जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगी आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। समझ गए होगे आप कैसे हो जाएगी, क्योंकि अगर आप एस एन को उधर लेके चले जाओगे तो आपको पहली वाली कंडीशन से क्या क्लियर हो जाएगा कि एस एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल है एस एन के। तो यही मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की डेफिनेशन होती है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की क्या होती है, जो एस एन प्लस वन है, जो बड़ी वाली टर्म, जो नेक्स्ट टर्म है, वो क्या हो जाएगी आपकी, पहली वाली जो टर्म आ रही है उससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं आप, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो हमें यही चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, आपने एस एन प्लस वन निकाला, एस एन प्लस वन कितना आया इसमें, आप एन के प्लेस पे एन प्लस वन रख दो, है ना, प्लस का वन अपॉन, ठीक है, प्लस आपका आया कितना, टू एन था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं टू एन प्लस वन। तो आपको क्या मिला, आपको मिला वन अपॉन एन प्लस टू, प्लस का वन अपॉन एन प्लस थ्री, प्लस का नेक्स्ट वाली टर्म क्या मिलेगी, एन प्लस फोर, प्लस का डॉट डॉट, प्लस का क्या हो जाएगा, इससे अगली वाली टर्म क्या मिलेंगी आपको, एन प्लस एन मिल जाएगी, है ना, टू एन मतलब टू एन प्लस वन मिलेगी, और ये वाली टर्म कितनी है आपकी, टू एन प्लस टू है। ठीक है, ये तो मिली। आपको देखना है, चेक करना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आपने एस एन प्लस वन माइनस एस एन निकाला, तो आपको क्या मिला, आपकी ये वाली सारी टर्म कट जाएंगी, है ना, और आपको ये वाली दो टर्म बचेंगी एस एन प्लस वन की, है ना, वन अपॉन टू एन प्लस वन, और प्लस का कितना बचेगा, वन अपॉन टू एन प्लस टू।
और इसकी टर्म 1/n+1 यहाँ पे कहीं पे नहीं आ रही, Sn+1 में नहीं आ रही, तो माइनस का 1 कितना मिल जाएगा Sn+1। जब आप इसे सोल्व करोगे, ये दोनों तो सेम है 1/2 से, तो आपका आ जाएगा 1/2n+1 माइनस का 1/2n+1। आपने सॉल्व करा तो आपने एलसीएम लिया इसका, तो ऊपर आ गया आपका 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1/2n+1 और 2n+2। आप क्या देख रहे हैं, आप n की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये पूरी टर्म जो आ गई आपकी Sn+1 माइनस Sn क्या आ गई आपकी, ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गई। इससे क्या प्रूफ हो गया आपका, प्रूफ हो गया यहाँ से, आपका यहाँ से प्रूफ हो गया कि Sn+1 माइनस Sn क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि Sn+1 ग्रेटर देन इक्वल Sn। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी मोनोटोनिक, मोनोटोनिक कैसी हो गई, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आपने बता दिया। अब आपको क्या बताना है, बाउंडेडनेस बतानी है कि Sn अगर बाउंडेड होगी सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस बाउंडेड होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हमने यहाँ से दिखा दिया, तो आपकी जो ये दे रखी है, जो nth टर्म दे रखी है जिस सीक्वेंस की, वो क्या हो जाएगी आपकी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है, अब हमें देखनी है इसकी बाउंडेडनेस। क्या देखना है, बाउंडेडनेस। तो अगर आप Sn को देखो, आप n की कुछ भी वैल्यू देखोगे, तो आपको Sn क्या मिलेगा, है ना, फॉर ऑल n के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए आपको क्या मिलेगा, Sn ग्रेटर देन इक्वल 0 मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है इसका, Sn लेस देन इक्वल दिखाना है, तो वही चीज देख लो, आपको Sn क्या दे रखा है, आपको Sn दे रखा है 1/n+1 प्लस का 1/n+2 प्लस का 1/n+3 प्लस का डॉट डॉट 1/2n। आप Sn को क्या लिख सकते हो, लेस देन इक्वल लिख सकते हो, है ना, किसके लेस देन इक्वल लिख सकते हो, n+1 प्लस का 1/n+1 प्लस का 1/n+1 प्लस का डॉट डॉट 1/n+1। हमने क्यों लिखा, क्योंकि 1/n+1 जो है हर टर्म से बड़ी है, तो हमने हर टर्म के प्लेस से 1/n+1 लिख दिया। जब आप बड़ी टर्म लिख दोगे, है ना, तो जो जिसकी बड़ी टर्म लिखी हो, जहां पे लिखोगे वो बड़ी टर्म हो जाएगी, वो ग्रेटर देन हो जाएगी, तो ये Sn से क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल होगी। और जब आपने लिमिट लगाई, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी देखा, तो आपको क्या मिलेगा, या फिर आप ये देख लो Sn मत भी लगाओ, आपको मिल गया n/, जब आपने सारों को जोड़ोगे n+1 आ जाएगा। एन कॉमन ले लो, इन्फिनेटिव लोगोगे, एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी लेस देन इक्वल 1। तो Sn क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया और लेस देन 1 आ गया। तो आपकी जो सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म ये है, ये आपकी बाउंडेड भी हो गई, और यहाँ से क्या होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गई। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेडनेस क्या इंप्लाई कर रहा है, आपका कन्वर्जेंट इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अब आपको ये वाली सीक्वेंस दे रखी है, ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है, आपको क्या दिखाना है, Sn आपको दे रखा है 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस का 1/n फैक्टोरियल। आपको मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, तो आप Sn+1 निकालो, माइनस का Sn देखो आपका क्या आएगा। ठीक है, मैंने Sn+1 निकाला, मेरा n+1 क्या आया, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस का 1/n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, आपने Sn+1 माइनस का Sn करा, है ना, इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, 1/n फैक्टोरियल, तो ऊपर की Sn की सारी टर्म किससे कट जाएंगी, Sn+1 से कट जाएंगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी 1/n+1 का फैक्टोरियल। ये बची, n की वैल्यू आप 0 रखो, क्योंकि n किसमें, डोमेन तो है, डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 है। तो आपको क्या मिला, ये वाली वैल्यू जो मिली, ये क्या मिली आपकी, 0 मिलेगी, या 0 से बड़ी, 0 तो मिलेगी नहीं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये ग्रेटर देन इक्वल क्या आ गई, 0 आ गई। तो आपको क्या मिल गया, Sn+1, Sn ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब कि Sn+1 ग्रेटर देन इक्वल Sn। तो ये कैसी होगी, ये होगी आपकी मोनोटोनिक, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है, बाउंडेडनेस चेक करनी है, बाउंडेडनेस चेक करनी है अब आपको। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, आपका Sn ये है, Sn ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। यहाँ से तो आपको पता चल गया Sn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n।
अब आपको Sn का क्या देखना है, अपर बाउंड भी देखना है। तो आप अगर आप Sn को देखो, Sn किसके बराबर है, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट प्लस 1/n फैक्टोरियल। आपको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। जैसे 1/2 फैक्टोरियल है, आपको क्या पता है कि 1/2 फैक्टोरियल लेस देन इक्वल है 1/2 के, 1/3 फैक्टोरियल क्या है, लेस देन इक्वल है 1/2 की पावर 2 से, 1/4 फैक्टोरियल है लेस देन इक्वल 1/2 की पावर 3 से, है ना, 1/5 फैक्टोरियल है लेस देन इक्वल 1/2 की पावर 4 से। इसी तरीके से सारी टर्म मिल जाएंगी। तो आपका Sn क्या हो गया, Sn हो गया लेस देन इक्वल 1 लिखा प्लस 1/2 फैक्टोरियल की जगह क्या लिखा 1/2, 1/3 फैक्टोरियल की जगह लिखा 1/2 का स्क्वायर, 1/4 फैक्टोरियल की जगह क्या लिखा 1/2 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अगर आप इसकी, अगर ये इन्फिनिटिव तक जाता है ना, क्योंकि आप इंटेंडिंग टू इन्फिनिटिव भी लेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस कितना हो जाएगा, या आप सिंपली से क्या लिखते हो 1/2 की पावर n। अगर फाइनल, क्योंकि कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, आपका क्या मिल गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, जीपी है, तो आप लिख सकते हो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, मतलब 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस आर 1/2। तो आपको क्या मिल गया 2 1 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1। एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटिव करोगे तो 1/2 की पावर n प्लस n माइनस 1 कहाँ चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी। आपको Sn क्या, क्योंकि ये माइनस भी हो रही है, आप Sn को लिख सकते हो Sn लेस देन इक्वल टू, ठीक है, फॉर ऑल n। तो आपको Sn क्या मिल गया, Sn ग्रेटर देन इक्वल 0 मिल गया, लेस देन इक्वल 2 मिल गया। तो ये क्या होगी, आपकी बाउंडेड सिक्वेंस होगी, बाउंडेड सिक्वेंस। अब आपको पता है बाउंडेडनेस प्लस मोनोटोनिक मिलके क्या बनाते हैं, क्या इंप्लाई करते हैं, कन्वर्जेंट इंप्लाई करते हैं। तो जो आपकी ये सीक्वेंस जिसकी nth टर्म ये है, वो क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ये nth टर्म दे रखी है, ये सीक्वेंस नहीं दे रखी, ये आपके सीक्वेंस की जो सीक्वेंस रही होगी उसकी ये nth टर्म है, ठीक है। तो वो जो जिसकी nth टर्म ये है, वो सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब आपको एक नया एग्जाम्पल, और इस तरीके के एग्जाम्पल क्वेश्चंस आते रहते हैं, या तो लिमिट पूछ लेगा या आपका इस तरीके से पूछ लेगा। आपको Sn प्लस 1 क्या दे रखा है, √3 के, और आपका Sn1 कितना है, 1 है। जब आप S2 निकालोगे तो S2 मिलेगा आपको, मैं एकदम बीचों बीच लिख देती हूँ, आपको Sn प्लस 1 कितना दे रखा है, √3 Sn, वेयर, और साथ में क्या दे रखा है, S1 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1। आपने क्या निकाला, S2 निकाला, आपको क्या मिला, √3 मिला, जिसकी वैल्यू होगी √3। इसी तरीके से आप S3 निकालोगे, S3 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3√S2, तो आपका आ गया √3 का √3, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिल रहा है, S1 लेस देन है S2 से, S2 लेस देन है S3 से, S3 लेस देन S4 के। तो जो आपकी सीक्वेंस है Sn, वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना, किस पे कन्वर्ट कर रही है, देखो आप आगे भी पढ़ेंगे। अगर कोई सीक्वेंस Sn प्लस 1 कह दो, है ना, ये Sn कह दो, उनका लिमिट पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा, है ना। मैंने क्या माना, हमने क्या करा, एज्यूम डेट, है ना, जो Sn प्लस 1 है वो क्या है, वो भी L पे कन्वर्ट कर रही है, Sn भी L पे कन्वर्ट करेगी। तो लिमिट पॉइंट क्या हो गया इनका, लिमिट पॉइंट हो गया L। तो आप Sn प्लस 1 के प्लेस पे L रखो, रूट ऑफ क्या था 3L, दोनों तरफ स्क्वायर करा, L स्क्वायर कितना हो गया 3L। तो यहां से क्या मिला आपको, L माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। L की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई या 3 हो गई। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो S1 की है, जो लिमिट की जो आपकी टर्म्स है सीक्वेंस में, वो कैसी हैं, पहली वाली 1 है, दूसरे की वैल्यू निकालोगे तो 1.7 समथिंग आएगी, है ना, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1.6 मतलब √3 से बड़ी आएगी। तो ये किधर को कन्वर्ट करिए, जीरो की तरफ। जीरो की तरफ को तब कन्वर्ट करती जब उसकी टर्म्स घटती जाती है, तो वो डिक्रीजिंग में होती है ना, तब वो 0 पे कन्वर्ट करती। अभी किधर कन्वर्ट करेगी, क्योंकि इसकी टर्म बढ़ रही है, आपने देखा बढ़ती हुई, जिधर को बढ़ेगी तो इसकी लिमिट कहाँ तक है, इसकी लिमिट 3 तक है, ये 3 से ज्यादा ये सीक्वेंस आगे नहीं जा सकती। तो जो ये सीक्वेंस है, आपने दिखा दिया कि ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है ना, किसके बीच में बाउंड कर रही है, ये 0 के 1 के बीच में, ये 1 के बीच में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखा दिया, और Sn क्या लेस देन इक्वल 3 है,
ठीक है, तो ये बाउंडेड भी होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी, तो ये कन्वर्जेंट होगी तो इसका बाउंड अपर अपर की तरफ को इंक्रीज हो रही है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, अपर वाला होगा, है ना। जैसे आप ये कहने लगो, जैसे आपके नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं, है ना, इंक्रीज हो रहे हैं, आप बढ़ रहे हो, तो आपके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, जो उसकी बाउंड्री, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 तक ही तो जा सकते हैं। इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, इस सीक्वेंस की 3 तक है, डिक्रीज थोड़ी हो रही है। अगर आपके नंबर घटते तो आप कहाँ तक जा सकते थे, 0 तक जा सकते थे। लेकिन ये भी क्या, नंबरों का ही समझ लो, यहाँ भी ये भी क्या है, बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा कहाँ तक, जहां तक इसकी बाउंड्री, जहां तक इसकी लिमिट है, तो इसकी लिमिट कहाँ तक है, 3 तक बढ़ सकती है ना। अगर ये घटती हुई होती तो कहाँ तक घट सकती थी, क्योंकि लिमिट पॉइंट 0 तो 0 तक घट सकती थी, भले हालांकि ये 1 तक घटती, है ना, क्योंकि इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, पर लेकिन ये घटती तो फिर 1 से नीचे को ही जाती, 1 होता, फिर आपका 0.9 या 0 पॉइंट समथिंग इस तरीके से होता तो वो 0 तक घटती, है ना। लेकिन ये बढ़ती हुई सीरीज है तो ये कहाँ तक बढ़ेगी, 3 तक बढ़ेगी, तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट कितना हो जाएगा, 3, है ना। लिमिट पॉइंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका लिमिट पॉइंट 0 नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक ही लिमिट पॉइंट होगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कन्वर्जेंट है, ठीक है, एक ही यूनिक लिमिट पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन और था आपका यही, इसी के साथ एक इसी तरीके से सेम है, Sn+1 कितना दे रखा है, √7 + Sn, है ना। इसी तरीके से आप Sn की वैल्यू कितनी है, √7, आप इसे देखोगे ये भी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी, अगली वाली टर्म आएगी, वो बढ़ती हुई टर्म होगी। आप इसका भी लिमिट पॉइंट ऐसे निकालो, यहाँ पे L रखो, L = 7 + √7 + L, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आपका लिमिट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी ये वाली, चलो मैं, आप इसे अपने आप करना, लेकिन लिमिट पॉइंट का तरीका बता देती हूँ। आपने L रखा, L = 1/2 L + का 9/L, ठीक है। आपका कितना आया, 2L = कितना मिला आपको, L² + का 9/L, मतलब कि 2L² = मिल गया आपको L² + का 9, ये मिलेगा ना, L है, हाँ। तो आपका कितना आ गया, L² - का 9 = 0, मतलब L की वैल्यू क्या आ गई, L = हो गया +-3। आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि जो इसकी जो टर्म्स आएंगी ये क्या है, बढ़ती हुई है ना, क्योंकि सारी टर्म्स क्या मिलेगी। आपने एक थ्योरम भी अभी मैंने अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस का जो दिखाया था, अगर आपकी an > 0 है तो जो आपका लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट ऑफ an = जो a होगा वो भी > 0 होगा। इसकी सबसे वाली जो a1 है वो > 0 है, और सारी टर्म्स जो आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। जब पॉजिटिव आएंगी तो इसका लिमिट पॉइंट भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, L = कितना हो जाएगा, अरे भाई चल जा इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, L = 3 हो जाएगा, L = -2। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। तो आपका L = कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि L > 0 है, L = 3, लिमिट पॉइंट, ठीक है, लिमिट पॉइंट समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे, उसमें भी आपको एक नेगेटिव मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन सारी टर्म्स पॉजिटिव होने की वजह से आप क्या कहोगे, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे आपको कुछ रिजल्ट दे रखे हैं। उसने बता रखा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के लिए क्या कंडीशन है, कि उसे क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। मैं पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, रिजल्ट बाद में आया है, कि अगर कोई सीक्वेंस दे रखी है, अगर वो मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेडनेस है, अगर उसमें बाउंडेड है, मोनोटोनिक है, तो वो सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, ठीक। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट, ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड एबव सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स लिस्ट अपर, मतलब कि अगर वो मोनोटोनिक है, समझ लो इस पॉइंट को, अगर वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है प्लस बाउंडेड है, तो उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, जो उसका अपर वाली बाउंड्री जो होगी उधर को होगा, हो गया कन्वर्जेस टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड का मीनिंग जो है, जो उसके अपर बाउंड्स होंगे उसमें जो सबसे छोटा बाउंड होगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, जैसे आपका 5 का बाउंड पूछने लगूं, कितना है, 5 4 3 सॉरी 5 5 6 7 8, है ना, ये सब इसके बाउंड्स हैं, है ना। लेकिन जो लिस्ट अपर बाउंड कौन सा है, इसका 5 है,
तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, जो इसका लिस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसने क्या कहा है, बिलो के लिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। इसका मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछने लगूं तो 4 5 4 3 2 है ना। आप किसी से भी बाउंड कर सकते हो 5 को, लोएस्ट से, 0 से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, माइनस से भी कर सकते हो। तो जो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, तो 5 का सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है, 5 ही है ना। तो इसका लिमिट पॉइंट कौन सा हो गया, 5 हो गया। फिर एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव, अगर कोई मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक पता चल गया आपको, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, अगर वो बाउंडेड नहीं है, अगर वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंडेड नहीं है ना, तो उसका अपर बाउंड नहीं है, तो वो किधर को कन्वर्स करेगी, प्लस इन्फिनिटिव की तरफ को कन्वर्स करेगी। अगर कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो डिक्रीज हो रही है ना, वो माइनस इन्फिनिटिव की तरफ को बढ़ रही है, तो वो किधर को डाइवर्स करेगी, माइनस इन्फिनिटिव की तरफ को डाइवर्स करेगी। ठीक है, ये देखो खुद तुम्हें समझने हैं, लेकिन मैंने समझा दिया। अब आता है आपका सब सीक्वेंस क्या होता है ना। जैसे आपको सीक्वेंस दे रखी है, आप हर चीज में ग्रुप पढ़ा था तो सब ग्रुप पढ़ा है ना, और आपने क्या पढ़ा, सेट पढ़ा तो सब सेट पढ़ा। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते गए, सबका कुछ ना कुछ अंदर का हिस्सा मिल रहा था। तो जो आपकी सीक्वेंस है वो क्या होगी, उसकी सब सीक्वेंस भी होगी, है ना, कुछ उसके कुछ पॉइंट हमने ले लिए। तो कह रहा कि आपकी एसएन क्या है, सीक्वेंस है, बी अ सीक्वेंस देन एनी इनफाइनाइट सक्सेशन ऑफ इट्स टर्म पिक्ड आउट इन एनी वे बट प्रिजर्विंग दी ओरिजिनल ऑर्डर, है ना। देखो आप जब सीक्वेंस लिखते हो तो आप सीक्वेंस को S1 S2 S3 इस तरीके से उसकी टर्म लिखते हो। n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहली टर्म, n की वैल्यू 2 रखी तो दूसरी टर्म, n की वैल्यू 3 रखी तो तीसरी टर्म। ऐसे नहीं है आप उसको घुसे मुझे मचा दो। जैसे आपको SN दे रखा था, है ना, तो आपने S1 S2 S3 आपने उसके ऑर्डर को प्रिजर्व करा, है ना। लेकिन आपने कहीं ऐसे थोड़ी देखा एसएन को आपने ऐसे थोड़ी दे रखा S2 S5 S6 S7, ऐसे थोड़ी है, इस तरीके से नहीं होगी, है ना। उसका ऑर्डर प्रिजर्व होगा, किसी ऑर्डर में चल रहा तो वो उसी ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सब सीक्वेंस होती है, उसका ऑर्डर प्रिजर्व होना चाहिए। जैसे आपके पास एसएन कोई सीक्वेंस थी तो आपकी कोई सब सीक्वेंस मैंने ऐसे ले ली, दूसरी टर्म ले ली, चौथी टर्म, मतलब दो दो के अंतराल पे, पहली टर्म को छोड़ के दूसरी टर्म आ गई, दूसरी टर्म को छोड़ के तीसरी टर्म, सॉरी चौथी टर्म, चौथी टर्म के बाद पांचवीं को छोड़ दिया, फिर छठी टर्म, फिर छठी के बाद सातवीं को छोड़ दिया, फिर यहाँ क्या आएगी अगली टर्म S8 आएगी। तो आपको पता होगा ऑर्डर प्रिजर्व होगा उसका, है ना। ऐसे नहीं है कि यहाँ आप S7 को भी लिख लो या किसी भी चीज को लिख लो, तो आपका क्या ये सबसिक्वेंस होगी, आपका ऑर्डर प्रिजर्व है कि उस ऑर्डर से ही वो चल रही है ना। जैसे आपकी यहाँ पे आ गई S1 S4 S9, अगली वाली क्या आएगी आपकी, यहाँ 2 का स्क्वायर था, यहाँ 3 का स्क्वायर, अगली वाली क्या होगी 4 का स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी S16 हो जाएगी। अगली वाली टर्म क्या आएगी, S25 हो जाएगी। तो इसमें भी ऑर्डर प्रिजर्व हो रहा है, किस ऑर्डर से चल रही है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के ऑर्डर से चल रही है। इसी तरीके से इसने क्या करा, इसने अगली वाली टर्मों को छोड़ दिया, S7 से स्टार्ट करा, S7 S8 S9 इस तरीके से। तो ये सारी क्या है, सब सीक्वेंस है। लेकिन आपने जिस ऑर्डर से दिया है उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो वो सब सीक्वेंस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो सबसिक्वेंस नहीं होगी। ठीक है, कोई किसी प्रॉपर्टी के जिस बे से आप चल रहे हो वो वाला बे जो है वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तब वो सबसिक्वेंस होती है। ए सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू एस, अगर कोई सीक्वेंस एस किसी नंबर पे कन्वर्ट्स कर रही है तो जो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंसेस होंगी वो भी क्या करेंगी, उसी नंबर पे कन्वर्ट्स करेंगी। ठीक है, ये बिल्कुल आपको दे रखा है। ठीक है, कि एस एन कन्वर्जेस टू एस, अगर सीक्वेंस एस पे कन्वर्ट्स कर रही है, इफ एंड ओनली एवरी सबसीक्वेंस कन्वर्जेस टू एस, उसकी सारी जो सबसीक्वेंसेस होंगी वो भी एस पे ही कन्वर्ट करेंगी। अगर आपकी एस एन किस पे कन्वर्ट कर गई, एस पे कन्वर्ट कर गई, तो जो कोई भी टर्म आई, कोई भी सबसीक्वेंस आई, है ना, वो भी क्या करेगी, क्या लिखूं इसे, S2n लिख लो या S3n लिख लो, सबकी सब क्या करेंगी, एस पे ही कन्वर्ट करेंगी। ठीक है, अगर वो डाइवर्स कर रही है, सिमिलरली अगर लिमिट ऑफ एसएन कितना है आपका, इन्फिनिटिव है या माइनस इन्फिनिटिव है, मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस जो है अनबाउंडेड है अब, है ना, या अनबाउंडेड बिलो है, तो जो उसकी सबसिक्वेंसेस भी होंगी वो भी किधर को टेंड करेंगी, वो भी अनबाउंडेडनेस की तरफ को टेंड करेंगी। ठीक है, अगर वो अनबाउंडेड एबव है एसएन तो उसकी जो सबसिक्वेंस होगी वो भी अनबाउंडेड एबव होगी। अगर कोई सीक्वेंस लोअर अनबाउंडेड है तो उसकी सबसिक्वेंस होगी वो भी क्या होगी, लोअर अनबाउंडेड होगी।
ठीक है। फिर क्या है, अगर जाई इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस है एसएन का, तो देयर एग्जिस्ट सबसीक्वेंस एसएन ऑफ एसएन विच कन्वर्ट दिस टू जाई, है ना। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कोई भी है तो उसके अंदर ऐसी सबसीक्वेंस जरूर मिलेगी जिसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, जाई होगा। जैसे मैंने कहा -1 की पावर n था, एसएन आपकी ये थी, इसके लिमिट पॉइंट कितने हो गए आपके, है ना। यह भी सिक्वेंस लिख दो, 1 -1 -1 सॉरी प्लस का 1 1 माइनस का 1 प्लस का 1, इस तरीके से था। ठीक है, लिमिट पॉइंट क्या था, इसके लिमिट पॉइंट हो गया आपके पास, है ना। ठीक से लिख दो, नहीं तो तुम थोड़ा सा उल्टा सीधा कर देती हो ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। -1 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1, इस तरीके से लिमिट पॉइंट -1 और 1 हो गए तो इसके अंदर एक सीक्वेंस क्या मिल गई, जो सब सीक्वेंस हो गई, है ना, जो सब सीक्वेंस है ना, एक सब सीक्वेंस मिल गई -1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है ना, इस तरीके से मिल गई। इसका लिमिट पॉइंट कितना आएगा आपका, -1। एक सब्सिक्वेंस क्या होगी आपकी, एक सब्सिक्वेंस होगी इसकी आपके पास 1 1 1 1, है ना। इसका लिमिट पॉइंट क्या हो गया, है ना, इसका लिमिट पॉइंट हो गया आपका 1। तो अगर किसी सीक्वेंस का कोई लिमिट है पॉइंट है ना, कोई लिमिट पॉइंट एक्स है या जाई है, तो उसके अंदर एक ऐसी सबसीक्वेंस जरूर मिलेगी जिसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, जाई होगा या एक्स होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ से एग्जाम्पल से देख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर आपका ये लिमिट्स निकालने का है। अगर आपसे कोई इस तरीके से पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, एन को जिस तरीके से हो सके कॉमन लेने की कोशिश करो, मतलब इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव या 0 गुणा 0, इस तरीके की फॉर्म ना बने। जैसे अगर आप यहाँ पे लिमिट लगा दी आपने, है ना, मतलब इसका मीनिंग है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। अगर आपने एन की वैल्यू रख दी तो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो आप इसे सोल्व करने की कोशिश करो। आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हो, आपके पास 3n+1 n-2 अपॉन कितना था, n+3। तो आपने ऊपर से क्या लिया, n कॉमन लिया, तो आपका आएगा 3 प्लस का 1/n इंटू आपने n कॉमन लिया, आपका आएगा 1-2/n। नीचे से आपने लिया n है ही और n कॉमन लिया, आपका आएगा 1 प्लस का 3/n। तो आपने n से n काटा, n से n काटा, फिर आपने इसमें लिमिट लगाई। जब आप इसमें लिमिट लगाओगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 3 प्लस का 1/इन्फिनेटिव, है ना, 1-2/इन्फिनेटिव अपॉन कितना मिल जाएगा, 1 प्लस का 3/इन्फिनेटिव। मतलब आपको मिल गया 3 × 1/1। आपकी लिमिट क्या होगी, 3 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से 1/n का है, इन्फिनेटिव रख दोगे तो आपको 1/इन्फिनेटिव मतलब 0। आप इसमें करोगे, आप क्या करो, इसमें से √n+1 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो आपका आ जाएगा 3/√n+1 प्लस का कितना जाएगा, 2/√n+1। तो आप क्या करो, इससे ये कैंसिल कर दो, फिर आप लिमिट लगा दो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, तो आपका कितना मिल जाएगा, 3/इन्फिनेटिव प्लस का 2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2। इसी तरीके से आप इसमें करो। आप यहाँ से क्या ले लो, n² कॉमन ले लो, है ना, ऊपर से भी n² कॉमन ले लो, तो आपको 2/3 मिल जाएगा। इसे आपको सॉल्व करना है, तो आप इसकी वैल्यू क्या होती है, आप 1 + 2 प्लस को क्या लिख सकते हो, n+1, कुछ भी जो भी फॉर्मूला होता है, n+1/2 इंटू n²। ठीक है, n² ऊपर से जाएगा तो आपका जाएगा 1 प्लस का 1/n अपॉन कितना हो जाएगा, 2n²। n² से n² कैंसिल, लिमिट लगाने पे आपको मिल जाएगा 1/2। आप इसकी बात कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्या था, 1 + n की पावर कितना था, 1/n माइनस का कितना था, n की पावर 1/n लिख लो। चाहे आपने क्या करा, आप इसका एक्सपेंशन भी खोल सकते हैं, है ना। आपने 1 + x की पावर 1 + nx आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से n माइनस का 1/n इंटू n, फिर आपके पास आया 1 + nx होता है, प्लस का क्या होता है, n(n-1), है ना, n कितना आ गया, 1/n n(n-1), 1/n-1, है ना, कितना है 1/n n(n-1), n-2, सॉरी पहले में तो यही आएगा, अपॉन फैक्टोरियल 2 और आपका आएगा n²। तो आपका क्या हो गया, n से n कैंसिल हो गया, माइनस का √n है,
या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हम इसे ऐसे करते ही नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी आपको। आप क्या करो, यहाँ से n कॉमन ले लो, तो आपकी n की पावर n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका बाइनोमियल भी नहीं लग सकता, क्योंकि 1 प्लस कब लगता है, जब आपका 1 प्लस x होता है, चाहे x की पावर 1/n है, और जो ये x है वो मोड ऑफ x लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जाएगा 1/1 प्लस 1 की पावर 1/n माइनस का रूट ऑफ n। अब आप इसका एक्सपेंशन खोल दो, है ना, और तब आप इसको सोल्व करना। ठीक है, तब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको इस तरीके की कोई भी सीक्वेंस 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, या 1 प्लस 1/5 प्लस समथिंग, है ना, या आपको 1 प्लस 1/7 प्लस 1 कितना जो भी आए, ये सारी सीक्वेंस क्या होती हैं, आपकी डाइवर्जेंट होती हैं। ठीक है, आप अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पे कॉची का फॉर्मूला लगा देना, या और भी मेथड से हो जाएगी। लेकिन अगर आपको आता है तो आप इसे सिंपल उस तरीके से कर सकते हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/, मतलब फैक्टोरियल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और माइनस साइन भी नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी प्लस चलता रहना चाहिए, साइड टर्म्स निगेटिव्स होनी चाहिए, तब आप कहोगे कि वो जो सीक्वेंस है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक, चलो आज आपका जो सीक्वेंस है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आगे हम सीरीज पढ़ेंगे, और इसके क्वेश्चन सीरीज और सीक्वेंस के हम दोनों एक साथ सोल्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि 2-3 क्लासेस में आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी ऑलमोस्ट 6 क्लासेस में, अगर मैं कहूँ 6 क्लासेस में, आपका सीक्वेंस और सीरीज, या फिर कहो कि रियल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय योर स्टडी एंड योर लाइफ।